Hello and welcome. This is the chapter number 3, class 8, science. Name is synthetic fibers and plastic. तो सिंथेटिक फाइबर बेसिकली क्या होता है, प्लास्टिक क्या होती है, ये आप अभी 12th में जाकर पूरी तरीके से पढ़ोगे जब अगर आप साइंस लोगे तो उसकी केमिस्ट्री वाली बुक में। बट अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके अंदर इसमें 8th क्लास में हमें क्या क्या चीजें इसके बारे में बताई जा रही है। चैप्टर 3 है, शुरुआत करते हैं। द क्लोथ वी वेयर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। जो भी हम क्लोथ्स हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और फैब्रिक बने होते हैं फाइबर से। ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स, या तो वो नेचुरली होंगे फाइबर्स या आर्टिफिशियल यानी इंसानों द्वारा बनाए हुए होंगे। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया। क्या आप नेचुरल फाइबर के कोई जो नेचुरल फाइबर्स है उनके नाम जानते हो? फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स जो है बहुत ज्यादा हाउस होल्ड आर्टिकल बनाने के भी काम आते हैं। और हाँ, एक चीज पहले क्लियर कर देते हैं, फाइबर्स खाने के लिए भी होता है, तो वो फाइबर्स अलग होते हैं, वो वाले ये वाले फाइबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये फाइबर बेसिकली प्लास्टिक होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम फाइबर। आप एक लिस्ट बनाइए कॉमन आर्टिकल्स की जो जो फाइबर से बनी हुई है, तो आपको पता चल जाए कौन से आर्टिफिशियल है और कौन से नेचुरल है। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज आर आर्टिफिशियल फाइबर। वही बात नीचे लिखिए, आप उनको सेपरेट कर सकते हो, फिर नेचुरल कौन से और आर्टिफिशियल कौन से। मेक एंट्रीज इन टेबल 3.1। अभी एंट्री करते हैं टेबल 3.1 में। नेम ऑफ आर्टिकल, आप उस आर्टिकल के नाम लिखे यहाँ पे, जो कॉलम है यहाँ पे नाम लिखेगा। अब यहाँ पे उन फाइबर्स का की क्या चीज है वो, ठीक है, प्लास्टिक का क्या कटोरी है या जो भी चीज है, आप उस सब चीजों के नाम लिख सकते हो। खुद से करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, और उसमें फिर टाइप लिखो कि वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। जाहिर सी बात है, अगर प्लास्टिक की कटोरी हो तो वो आर्टिफिशियल ही होगी, ठीक है, या फाइबर अगर कोई कॉटन वगैरह है तो वो नेचुरल होगा, इफ अगर वो प्लांट और एनिमल्स ऑब्टेन्ड है तो। व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल? क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये फाइबर जो है आर्टिफिशियल? यू हैव रेड इन प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा और ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसा है कि हमने पिछली क्लासेस में ये सब चीजें पढ़ी कि कॉटन, वूल यानी ऊन और सिल्क जो रेशम होता है, ये सारी की सारी चीजें जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलती है उनको नेचुरल फाइबर बोला जाता है, क्योंकि ये नेचर से ऑब्टेन्ड हो रही है। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया हुआ है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर, इसलिए इसका नाम सिंथेटिक फाइबर या मैनमेड फाइबर है। तो क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आ सकता है, वो सिंथेटिक फाइबर्स बोले तो भी आपको आर्टिफिशियल फाइबर यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया हुआ फाइबर लिखना है, और मैन मेड बोले तो आप समझ ही जाओगे कि मैन द्वारा बनाया हुआ, मैन मेड जैसे उसका नाम है, तो भी आपको सेम ही आंसर लिखना है। और अगर नेचुरल फाइबर की बात होती है तो आप कॉटन, वूल, सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है ना, इस तरीके का आंसर करके लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस, बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। अब आप ये देखो, ये ना मोतियों से बनी हुई एक माला है, जिसको किसने ज्वाइन करा हुआ है? एक धागे की मदद से। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर मेकिंग अ लॉन्ग चेन। और ये पेपर क्लिप्स जोड़ रखी है, उससे उन्होंने एक लंबी सी चेन टाइप बना रखी है। सो इज देयर इज एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? क्या इन दोनों के बीच में कोई सिमिलरिटी है? तो देखते हैं क्या सिमिलरिटी है इनके बीच में। बीड्स ए वाली फिगर में ये है, पेपर क्लिप्स ये है। अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। इससे ये पता चलता है कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो कैसा होता है, छोटी छोटी यूनिट की चेन, यानी छोटी छोटी यूनिट को जोड़कर बनाया जाता है सिंथेटिक फाइबर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। हर छोटे से छोटी यूनिट कैसे बनी होती है? केमिकल सब्सटेंस से बनी होती है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। और जो स्मॉल स्मॉल यूनिट होती है उन्हें कंबाइन कराता था, जोड़ा जाता है ताकि वो एक बड़ी यूनिट बन सके, यानी पूरा एक प्रॉपर बड़ा कपड़ा या बड़ा थान या बड़ा धागा बन सके, उसको पॉलीमर बोला जाता है। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पॉलीमर जो है एक ग्रीक वर्ड है जो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। पॉली मीन्स मैनी, जैसे पता चला बहुत सारे यूनिट्स। मर मीन्स पार्ट, पार्ट मतलब एक एक यूनिट। तो बहुत सारी यूनिट को जोड़ने के बाद जब हम कोई फाइबर ऑब्टेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, और शर्त यह है कि पॉलीमर सेम रिपीटिंग यूनिट से ही बना होना चाहिए।
पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो, पॉलीमर नेचर से भी मिलता है। कॉटन फॉर एग्जाम्पल, कॉटन एक तरीके का पॉलीमर होता है जो नेचुरल है। इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, जिसको सेलुलोज बोला जाता है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। और सेलुलोज कैसे बनता है? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, यानी ग्लूकोज की जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं एक साथ जोड़ने के बाद कॉटन यानी सेलुलोज बनाया जाता है। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो शुरुआत करते हैं रेयन से। रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है बेसिकली। You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as closely guarded secret for a long time. तो इसमें चाइना की थोड़ी चतुराई भी दिखाई है कि चाइना ने क्या करा, सिल्क वर्म से सिल्क बनती है डिस्कवर कर लिया था, सिल्क फाइबर बनता है, बट उसने ये बात किसी को बताई नहीं बहुत लंबे समय तक। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली, और जो फैब्रिक सिल्क फाइबर से बनता है वो बहुत महंगा होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी, लेकिन जो उसकी खूबसूरती है ना उस पर सबका दिल आ जाता है, इसलिए लोग खरीद भी लेते हैं महंगा होने के बाद भी। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, बहुत सारे अटेम्प्ट करे गए कि हम आर्टिफिशियली सिल्क बना सके। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19वीं शताब्दी का एंड हो रहा था, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। साइंटिस्ट ने फाइबर, जो सिल्क फाइबर था, उसको बनाने की टेक्निक ढूंढ ली और ऐसा फाइबर बना भी दिया जो फाइबर की तरह लगता था। सच फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो जो लकड़ी का जो पल्प होता है ना, जैसा आपने ऑरेंज पल्प भी सुनी होगी, तो वुड के पल्प से उन्होंने क्या करा, केमिकल वगैरह में उसको मिक्स करा और उसके बाद उन्होंने आर्टिफिशियल सिल्क बनाना शुरू कर दिया। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। इसी फाइबर को रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आपको दोनों पता होने चाहिए। ऑल्दो, हालांकि रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। अब देखो, वुड जो है नेचुरल है ना, तो रेयन तो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन्ड हो रहा है, येट इट इज अ मैन मेड फाइबर। फिर भी उसको मैन मेड फाइबर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक तो उसमें केमिकल यूज हो रहा है जो मैन द्वारा बनाया जाता है। इट इज चीपर देन सिल्क, वो सिल्क से सस्ता होता है। एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर, और उसको सिल्क फाइबर की तरह आप बुन सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड ऑफ वेराइटी ऑफ कलर्स। और दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि आपको अलग अलग कलर्स में ना इनको आप डाई करके बना सकते हो। जो आपको जिस भी कलर में फाइबर चाहिए उस कलर में मिल जाएगा, या मल्टी फाइबर चाहिए तो उस कलर में ही मिल जाएगा। रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट, और रेयन ज्यादातर बेडशीट बनाने के काम आता है कॉटन के साथ मिक्स करके, और मिक्स्ड विद वूल। और अगर उसको ऊन के साथ मिक्स करते हैं तो हम लोग उससे कारपेट्स बनाते हैं जो कि नीचे बिछाए जाते हैं। ये यहाँ पे बनाया हुआ है, आर्टिकल मेड ऑफ रेयन, ये रहा कारपेट, ठीक है ना। और बेडशीट वगैरह तो यहाँ ये दिखा रखी है, ठीक है। नेक्स्ट, नायलॉन। नायलॉन इज एन अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन भी मैन मेड फाइबर होता है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। 1931 से पहले इसको कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल्स के बिना नहीं बनाया जा सकता था। फ्रॉम प्लांट और एनिमल, ठीक है। अब नेचुरल तो आपको पता ही है, प्लांट और एनिमल जैसे बताया था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये कैसे बनाया जाता था? कोयला, पानी और हवा के मिश्रण से इसको बनाया जाता था, मिक्सचर से। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इसी को पूरा फुली सिंथेटिक या कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि किसको पूरा या कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। तो नायलॉन इज द कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर, या फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इलास्टिक, मतलब उसको आप खींच भी सकते हो रबड़ बैंड की तरह। एंड लाइट, अब लाइट का मतलब यहाँ रोशनी नहीं है, लाइट का मतलब यहाँ बेसिकली हल्का होने से है। इट वॉज लसरस एंड इजी टू वॉश। इसको आप, ये चमकदार भी होता है और इसे आराम से आप धो भी सकते हो। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, इसके कपड़े बनने शुरू हो गए। वी यूज मैनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन। हमने कई सारे आर्टिकल देखे हैं जो नायलॉन से बनते हैं, जैसे सच एज सॉक्स, जुराबे, रोप्स, रस्सियां, टेंट। जो लोग कैंपेन वगैरह करने जाते हैं वो लोग टेंट लगाते हैं। टूथ ब्रशेस, जो आपके टूथ ब्रशेस दांत होते हैं वो नायलॉन के होते हैं। कार सीट बेल्ट, वो तो आपने देखी होगी। स्लीपिंग बैग्स देखा होगा आपने, काउच टाइप जो होते हैं। कर्टेन्स, पर्दे, एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि नायलॉन से बनती है। नायलॉन इज, अच्छा यहाँ पे पढ़ते हैं।
नायलॉन इज ऊपर, अभी एक लाइन कंप्लीट करेंगे नीचे। इज नायलॉन फाइबर रियलिंग सो स्ट्रॉन्ग, क्या नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है? दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, और हम नायलॉन से रॉक क्लाइंबिंग के लिए या पैराशूट बना सकते हैं, क्योंकि यह बहुत रिस्की बात है। पैराशूट आप मोस्टली देखोगे तो कहाँ यूज होता है, जब आप लोग प्लेन वगैरह या हाई एल्टीट्यूड से जंप लगाते हो तो आपको पैराशूट की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर हम इस तरीके का फाइबर यूज नहीं कर सकते कि जो ड्यूरेबल ना हो। ऐसा ना हो कि पता चले बीच में खुला और वो फट गया, ये टूट गया, खराब हो गया, तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो नायलॉन को ही क्यों चुना गया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे क्यों चुना गया। क्योंकि नायलॉन ने पैराशूट बनाने में या पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्सी बनाने में या सामान चढ़ाने के लिए जो रस्सी यूज होती है उसको क्यों चुना, क्योंकि वो ज्यादा ड्यूरेबल थी। ड्यूरेबल मतलब ज्यादा मजबूत होती है। नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स, ये देखिए पैराशूट बनाया हुआ दिखाया हुआ है यहाँ पे। नायलॉन किस लिए यूज होता है? पैराशूट बनाने के लिए। एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, और ये आदमी जो है पहाड़ों पर चढ़ रहा है नायलॉन की रस्सी के सहारे। नायलॉन इज अ थ्रेड एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, नायलॉन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कि एक स्टील वायर से भी ज्यादा, स्टील के जो वायर होती है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कब? जब उसकी बहुत सारी यूनिट के एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है। लेट अस फाइंड आउट कैसे होता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एक्टिविटी 3.1 है, टेक अ आयरन स्टैंड, एक आयरन स्टैंड लीजिए विद अ क्लैंप, जिसमें एक साइड में क्लैंप निकला हुआ हो, जैसे ये लिखना हुआ है ये। टेक अ कॉटन थ्रेड, आप कॉटन का एक धागा लीजिए अबाउट 60 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो 60 सेंटीमीटर लेंथ में हो। टाई इट टू द क्लैंप so that it hangs freely from it as shown in figure 3.5, और इसको इस तरीके से बांध दीजिए और इसको ना तीनों तरफ से बांध के और उसको क्लैंप के साथ लटका दीजिए। एट द फ्री एंड सस्पेंडेड, और फ्री एंड को उसके छोड़ दीजिए, ये रहा इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। अ पैन सो दैट द वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, अब उसके अंदर ना आप वजन रखते चले जाइए। अगर आपके पास बाट या जो वेट मेजर्स होते हैं वो रखते चले जाइए। ऐड वेट वन बाय वन, एक के बाद एक वेट ऐड करते जाइए। टिल द थ्रेड ब्रेक्स, जब तक धागा टूट ना जाए। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, और आप नोट डाउन कर लीजिए कि कितने वेट पर ये थ्रेड जो है टूट गया। दिस वेट इंडिकेट्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, इसी से ही पता चलेगा कि इस फाइबर की कितनी स्ट्रेंथ है, यानी ये कितना वजन उठा सकता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन, सेम एक्टिविटी करिए आप ऊन के साथ, पॉलिस्टर के साथ, सिल्क के साथ, नायलॉन के साथ, और वेट मेजर कर लीजिए कि किसका वेट यानी कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। टेबुलेट द डाटा, इस डाटा को आप टेबल में डालिए। शोन इन द टेबल अरेंज थ्रेड इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, और कौन सा सबसे ज्यादा मजबूत होता है स्ट्रेंथ के मुकाबले, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे आप लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक ध्यान रखिए, यू मे यूज हुक और अ नेल on the wall for hanging the fibers and a polythene bag at the other end in place of weights you may use marbles। तो कह रहा है कि अगर आपके पास वेट मेजर नहीं है तो आप मार्बल या कंचे वगैरह रख के भी उसका वजन या ये टेस्ट कर सकते हो। प्रिकॉशन क्या होनी चाहिए इसमें, यानी ये एक्टिविटी करते जाए क्या चीज का ध्यान रखना है। नोट दैट ऑल द थ्रेड शुड बी ऑफ द सेम लेंथ, पहली चीज सबकी लेंथ सेम होनी चाहिए, जितने भी आप धागे लेंगे अलग अलग टाइप के। एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस, और सबकी थिकनेस भी जो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा फाइबर ज्यादा मजबूत है। अब ऐसा है कि अगर आपने एक फाइबर लंबा या ज्यादा मोटा ले लिया तो वो वेट ज्यादा ले लेगा, बट एक्चुअली में वो किस वजह से वेट ज्यादा लेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है क्या है, बढ़ गई है, ठीक है ना, थिकनेस बढ़ने की वजह से। पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, एक्रेलिक बेसिकली कलर भी होता है, आजकल जो घर में पेंट वगैरह कराते हैं ना वो एक्रेलिक कलर्स होते हैं, ठीक है, और बच्चों की भी कॉपी में एक्रेलिक कलर्स आने लगे। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर क्या होता है, वो भी सिंथेटिक फाइबर होता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम द फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली, अब इसकी खासियत क्या है, जो फैब्रिक जो है फाइबर से बना हुआ पॉलिस्टर वाले से, उसमें रिंकल्ड जल्दी से नहीं आते, यानी वो ऐसे मुरझाया हुआ सा कपड़ा होता है ना, झुर्रिया पड़ा हुआ, वैसा नहीं होता। इट रिमेन क्रिप्स एंड इट इजी टू वॉश, वो बहुत मतलब कड़क रहता है और बहुत आराम से उसको वॉश भी कर सकते हो, धो सकते हो। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग अ ड्रेस मटेरियल, तो ये बहुत अच्छा मटेरियल होता है ड्रेस बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। टेरिलाइन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर, टेरिलाइन सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिस्टर होता है, और ज्यादातर लोग जो शर्ट्स वगैरह पहनते हैं वो इसी कपड़े की पहनते हैं। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न, और उसको आप इतनी
खूबसूरती से बुन सकते हैं, यानी इतने फाइन क्वालिटी में बनता है कि और कोई फाइबर इतना फाइन नहीं बन सकता। अब पहेली कुछ बोलती है, माई मदर ऑलवेज बायज पीईटी बॉटल, पीईटी बेसिकली नीचे फुल फॉर्म देखेंगे अभी, bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is. तो कहते हैं जो मम्मी है वो पानी भरने के लिए जो बॉटल्स लाती हैं या चावल दाल चीनी रखने के लिए जो जार्स वगैरह लाएंगे वो सारे पीईटी होते हैं। तो पीईटी बेसिकली है क्या, पीईटी क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। पीईटी की फुल फॉर्म है पॉली एथिलाइन टेरिफलेट टेरेप्थलेट, ठीक है ना, इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। तो ये क्या होता है, बोलता है कि पॉलीथीन टेरिफेप्लेट जो होता है वो एक बहुत ज्यादा वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, यानी फेमिलियर का मतलब होता है जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके का एक फाइबर होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, बॉटल बनाने के लिए। यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए। फिल्म्स, फिल्म्स का मतलब अब ये नहीं पिक्चर है, फिल्म्स का मतलब होता है जो तार वगैरह होती है या जो कैमरे में रोल्स वगैरह लगती है ना, वो प्लास्टिक वाली वो। वायर्स, तार बनाने के लिए। एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, और भी यूजफुल प्रोडक्ट में इसे इस्तेमाल करा जा सकता है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग ऑफ पॉलिस्टर। वो कहता है कि आप आसपास में देखो कि कौन कौन सी चीजें जो है पॉलिस्टर से बनी। पॉलिस्टर मतलब उसको भी लिखा है पॉली प्लस ईस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। पॉलिस्टर क्या होता है, पॉलिस्टर का मतलब होता है ईस्टर की बहुत सारी यूनिट्स को मिलाकर बनाना, किसकी वजह से, केमिकल की हेल्प की वजह से। ईस्टर आर द केमिकल विच गिव्स फ्रूट देयर स्मेल। ईस्टर क्या होता है, ईस्टर एक ऐसा केमिकल होता है जो फलों को स्मेल देता है, यानी उनमें खुशबू देता है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। और जो फैब्रिक्स होते हैं ना, ये अलग अलग नामों से बेचे जाते हैं। तो जो दुकानदार होते हैं बोलते हैं भाई साहब ये पॉलीकॉट का कपड़ा है, ये पॉलीवूल का कपड़ा है, ये टेरिकॉट का कपड़ा है। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। और जैसा इसका नाम है तो ये दो अलग अलग तरीके के फाइबरों को मिला के बनाया जाता है। पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर। पॉलीकॉट क्या होता है, पॉलिस्टर का मिक्सचर होता है और कॉटन का मिक्सचर होता है, यानी कॉटन और पॉलिस्टर को मिलाओगे तो आप पॉलीकॉट बनेगा। पॉली पॉलिस्टर के लिए और कॉट कॉटन के लिए, तो उसका नाम हो गया पॉलीकॉट। पॉलीवूल मतलब पॉली और वूल मतलब वूल को मिक्सचर बनाने के लिए बनता है। तो पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। तो पॉलीवूल भी बेसिकली नीचे दे रखा है उन्होंने, किसका मिक्सचर होता है, पॉलिस्टर प्लस वूल का। वी वियर स्वेटर्स, हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं। एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर, शॉल और ब्लैंकेट्स वगैरह भी यूज करते हैं विंटर में। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। ज्यादातर इनमें से ना असली वूल के नहीं बने होते, मतलब नेचुरल वूल के नहीं बने होते, आर्टिफिशियल होते हैं। दो दे अपीयर टू रिजेंबल द वूल, लेकिन वो दिखते वूल जैसे ही हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कॉल्ड एक्रेलिक, उसी को ही एक्रेलिक बोला जाता है। जो सिंथेटिक टाइप की वूल होती है ना, उसका नाम होता है एक्रेलिक, यानी इंसानों द्वारा बनाई गई वूल को एक्रेलिक बोला जाता है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो नेचुरल वूल होती है एक्चुअली एक तो वो बहुत महंगी होती है, वेयर एज क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। और जो मैन मेड है वो तो सस्ती होगी, चीप होगी, मतलब बहुत सस्ती नहीं होगी, बट नेचुरल फाइबर के मुकाबले या नेचुरल वूल के मुकाबले तो बहुत सस्ती होती है। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, वो अलग अलग वेराइटी में मिल जाती है कलर्स की, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर में आप अपने हिसाब से ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हो ना, अगर आप केमिकल प्रोसेस से बना रहे हो उसे तो। लेकिन नेचुरल फाइबर तो जैसा ऑब्टेन्ड हुआ है वैसा ही रहेगा। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल इन सिंथेटिक फाइबर। आप क्या कीजिए, आप नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को जलाइए, ठीक है ना। एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7, अगर आपने क्लास 7 पढ़ी है, उसकी एक्टिविटी 3.6 पढ़ी है तो आपने उसमें देखा होगा। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, कि आपने क्या ऑब्जर्व करा। व्हेन यू बर्न द सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट द बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर। आप नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को जलाओगे तो दोनों के अंदर ना जलते टाइम अलग अलग बिहेवियर दिखे, यानी दोनों अलग अलग तरीके से चलेंगे। You must have noticed that a synthetic fiber melt on heating. सिंथेटिक फाइबर जो है ना पिघलना शुरू कर देता है गर्म होते ही। दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। यही सिंथेटिक फाइबर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है, वो प्लास्टिक की तरह टपकना शुरू कर देता है। इफ द क्लोथ कैच फायर, अगर कपड़े
जो सिंथेटिक फाइबर के बने हुए उनमें आग लग जाए, इट कैन बी डिस्टरस, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी, फैब्रिक पिघलेगा और आपकी बॉडी से चिपक जाएगा। ऑफ द पर्सन वियरिंग इट, जिस भी पर्सन ने वो कपड़ा पहना हुआ होगा। We should therefore not wear synthetic fiber while working in the kitchen और इन द लेबोरेटरी। अगर हम किचन में काम कर रहे हैं, लेबोरेटरी में, या ऐसी कोई जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे आग का काम है, तो हमें वहां पर सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि अगर उनमें गलती से भी आग लग जाए तो वो, एक तो पहली बात तो ये, वो आपको जला बहुत ज्यादा देंगे, दूसरा वो आपकी बॉडी से चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी खाल यानी जो स्किन है वो डैमेज हो सकती है। Oh, now I understand why my mother never wears polyester clothes while working in the kitchen. तो पहली कहती है, अच्छा अब समझ में आया मुझे कि मेरी मम्मी कभी भी पॉलिस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहनती जब भी वो किचन में काम करती हैं। तो उसका आंसर आपको पता चल गया। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल और पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। ज्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो केमिकल प्रोसेस और पेट्रोलियम ओरिजिन यानी पेट्रोल ओरिजिन की जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पेट्रोलियम जेली, वैसलीन होती है, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मिला के बनाते हैं, जिनका नाम हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल, यानी पेट्रोल प्लस केमिकल मिलाया तो पेट्रोकेमिकल। तो यहाँ पे दो दो नाम अगर कहीं इस्तेमाल हुए हैं तो इसका मतलब है उन दोनों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई मीनिंग बनता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी नाम उन्होंने ऐसा ही रख दिया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सिंथेटिक फाइबर के। इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे, मान लो आज बारिश हो रही है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई, किस तरीके का आप छाता यूज करोगे और क्यों करोगे। सिंथेटिक फाइबर पोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छी होती है, यूनिक होती है यानी अलग होती है, जिसकी वजह से आप जो ड्रेसेस वगैरह है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलर है उस मटेरियल की बनी हुई। दे ड्राई अप क्विकली एंड ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, एक तो वो जल्दी सूख जाते हैं, ड्यूरेबल बहुत होते हैं यानी मजबूत बहुत होते हैं, एंड लेस एक्सपेंसिव यानी वो सस्ते भी मिल जाते हैं। रेडली अवेलेबल, इजी टू मेंटेन, आराम से पास की दुकानों में मिल जाते हैं और मेंटेन करना उनको बहुत ईजी है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ, तो नीचे कोई एक्टिविटी दी हुई है, वो कहता है कि उस एक्टिविटी को परफॉर्म करो और खुद सीखो कि ऐसा क्यों होता है। तो देखते हैं एक्टिविटी 3.2। टेक टू क्लोथ पीसीज ऑफ द सेम साइज, आप दो सेम साइज के पीस लीजिए कपड़े के, रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच, आधा आधा मीटर के ले लीजिए स्क्वायर शेप में। वन ऑफ दी शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, मतलब दोनों के दोनों किस तरीके के होने चाहिए, उनमें से सॉरी एक कैसा होना चाहिए, नेचुरल फाइबर, और एक होना चाहिए सिंथेटिक फाइबर। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट इन सेलेक्टिंग दीज पीसेज, आप अपने फादर मदर या जो भी आपका बड़ा है जिससे कपड़े की अच्छी नॉलेज है उससे पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें से नेचुरल फाइबर कौन सा और इसमें से सिंथेटिक फाइबर कौन सा है। इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस, जब आप उन पीसेस को सेलेक्ट कर लोगे, सोक द पीसेस इन डिफरेंट मग, आप पानी भरिए और उसके अंदर दोनों को डुबा दीजिए। ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, दोनों में ना बराबर बराबर पानी होना चाहिए। टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर, और उसके बाद जब आप उसे भिगा लोगे तो उस पीस को, कपड़े को बाहर निकालिए। आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स, और आप उसे क्या करिए फिर 5 मिनट के लिए ना धूप में रख दीजिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर, तो आप देखोगे कि जो पानी की जो मात्रा है ना, यानी जो पानी का लेवल है वो किसके अंदर कितना रह गया। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्यों सिंथेटिक फाइबर लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए, या क्यों कॉटन वाला यानी नेचुरल फाइबर लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस, तो अभी ऊपर वाले एक्टिविटी का आंसर इसके नीचे ही, क्या सिंथेटिक फाइबर कम पानी सोखते हैं और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर, या ज्यादा पानी सोखते हैं नेचुरल फाइबर के मुकाबले। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, क्या वो कम समय लेते हैं या ज्यादा समय लेते हैं सूखने के लिए। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कैसे पता चलेगा, जब ये आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंथेटिक फाइबर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, नेचुरल फाइबर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, आपको ये तो अपने माँ बाप से ही पता चल जाएगा कि ये कितना ज्यादा ड्यूरेबल है, यानी कितना ज्यादा अच्छा है, कितना लंबा चलेगा। कॉस्ट, जो खरीद के लाएंगे तो उन्हें कॉस्ट भी पता होगी कि कितने रुपए का। एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स, और इनकी मेंटेनेंस कैसे, मतलब किसको ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है और किसको कम मेंटेन करना पड़ता है। कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स, कि नेचुरल फैब्रिक्स के मुकाबले कौन से फाइबर को
कम मेंटेन करना पड़ता है। प्लास्टिक तो आप आजकल देख ही रहे होगे, इस दुनिया में कुछ नहीं टिकता सिवाय प्लास्टिक के। तो ये भाई का हमारे डायलॉग है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस डायलॉग को क्यों बोला है देखते हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरीडे। आप फेमिलियर हो यानी रोजाना देखते हो प्लास्टिक आर्टिकल्स आपके चारों तरफ होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। आप उन सबके लिस्ट बनाओगे तो आपकी कॉपी भर जाएगी, आपके पास इतने प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं। आपके टीवी का रिमोट, आपके फोन का कवर, आपका ग्लास, आपकी बॉटल, आपका पेन, मतलब सारी की सारी चीजें, मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ज्यादातर चीजें आपकी प्लास्टिक से ही बनी हुई होती हैं। ये रहा लीनियर क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो यहाँ पे आप लिस्ट बना सकते हो ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है ना। तो देखते हैं जी, ये बनाए हुए कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल आते हैं इनके ऊपर भी। प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी पॉलीमर ही होता है सिंथेटिक फाइबर की तरह। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। लेकिन सारी प्लास्टिक जो है सेम टाइप की नहीं होती। इन सम इट इज लीनियर। कुछ प्लास्टिक कैसी होती है, लीनियर यानी लाइन की फॉर्म में होती है, जैसा भी मैंने यहाँ दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूँ। ये रहा, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होती है लीनियर और कुछ होती है क्रॉस, ठीक है। तो ये दो तरीके की प्लास्टिक्स होती हैं। वेयर एज इन अदर इट इज क्रॉस लिंक्ड, और कुछ जो होती है वो क्रॉस लिंक्ड होती है। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन पॉसिबल शेप्स साइज एज यू कैन सी। प्लास्टिक के जो आर्टिकल होते हैं ना, अलग अलग साइज में मिल जाएंगे, अलग अलग शेप में मिल जाएंगे, अलग अलग कलर में मिल जाएंगे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुर्सी की शेप ऐसी है, बाल्टी की शेप अलग है, टॉय की शेप अलग है, जबकि सब प्लास्टिक से ही बने होते हैं। द फैक्ट इज दैट द प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल, यानी प्लास्टिक जो होती है वो बहुत इजिली मोल्ड हो जाती है, यानी किसी भी पानी की तरह किसी भी ढांचे में आराम से बदल सकती है। दैट्स वाई इट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। उसको आप किसी भी फॉर्म में यानी किसी भी शेप में बना सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप उसे चेंज कर सकते हो। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। प्लास्टिक रिसाइकल भी हो जाती है। रीयूज्ड, दोबारा इस्तेमाल भी हो जाती है। कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मैन मेड इनटू वायर्स। या तो आप उसको रिसाइकल करा लो, रीयूज करा लो, और वो वापस से नए कलर में पिघलने के बाद क्या होता है, वो शीट्स की तरह रोल हो जाती है, और उसके बाद उसकी वायर्स बना देते हैं। वायर के ऊपर भी तो प्लास्टिक चढ़ी होती है। तो जो वायर के ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है उसका क्या नाम है, शायद इस बुक में हो या ना हो, लेकिन बता देते, पीवीसी करना आपने सुना होगा। तो पीवीसी की फुल फॉर्म आपको ढूंढ के रखनी है, ये आपका क्वेश्चन है। दैट इज वाई इट्स फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। इसीलिए इसके इतने सारे यूजेस हैं। पॉलीथीन, पॉली मतलब बहुत सारे, थीन मतलब क्या मतलब हुआ है थीन का, थीन मतलब प्लास्टिक। इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली पॉलीथीन बैग्स। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, पॉलीथीन बैग बनाने के लिए। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। आप कोई प्लास्टिक का पीस लीजिए और उसे मोड़ने की कोशिश करिए। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल कैन बी बेंट इजिली। क्या सारे प्लास्टिक आर्टिकल बहुत आसानी से बेंड हो जाते, नहीं। You will observe that some plastic article can bend easily while some break when forced to bend. कुछ आर्टिकल तो आप मोड़ोगे तो वो टूट ही जाएंगे, बट कुछ क्या होते हैं, इजिली बेंड हो जाते हैं। When add hot water to plastic bottle, अगर आप गरम गरम पानी प्लास्टिक की बोतल में ऐड करोगे, it gets deformed, तो उसकी एकदम शेप बदल जाती है, वो सिकुड़ सी जाती है। Such plastic which get deformed easily on heating can be bent easily आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। जो गरम करने के बाद बेंट हो जाए आराम से, उसी को थर्मोप्लास्टिक बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। सच प्लास्टिक विच गेट डीफॉर्म्ड, जो प्लास्टिक आराम से डीफॉर्म हो जाए, दोबारा से फॉर्म बना ले, इजिली ऑन हीटिंग कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी इसके एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक के, ये लिख लीजिए। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, इसे इस्तेमाल करा जाता है खिलौने बनाने के लिए, कॉम्स कंगे बनाने के लिए, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, या अलग अलग तरीके के कंटेनर्स बनाने के लिए। आजकल जो सरसों का तेल, फॉर्च्यून रिफाइंड या कोई भी केचप वगैरह की बोतल होती है, वो अलग अलग शेप में इसी वजह से आती है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देखा जाए, देयर आर सम प्लास्टिक विच
व्हेन मोल्डेड वंस, और कुछ इस तरीके की प्लास्टिक्स होती हैं जो एक ही बार मोल्ड हो सकती हैं, कैन नॉट बी सॉफन बाय हीटिंग, जिनको आप दोबारा से सॉफ्ट नहीं कर सकते गर्म करने के बाद भी, वो पिघल के वेस्ट ही हो जाएंगी। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनको थर्मोसेटिंग बोला जाता है, जैसे इसका नाम है कि एक बार सेट हो गया जिस शेप में हो गया उसके बाद वो वेस्ट है। टू एग्जाम्पल आर बेकलाइट एंड मेलामाइन, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, बेकलाइट और मेलामाइन। आप गूगल करिए कि बेकलाइट कैसा दिखता है, मेलामाइन कैसा दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेकलाइट जो होता है बहुत पुअर कंडक्टर होता है, ना तो उसमें से हीट पास होती ना इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इसीलिए ही तो उससे क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाए जाते हैं। अब आप अपने बिजली के स्विच देख सकते हैं कि कैसे बने हुए हैं, तो कोई पूछे तो आप बता सकते हो दीज आर मेड बाय बेकलाइट। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, और आपने देखा होगा जो आपके यहाँ बर्तन होते हैं ना, उसके जो हैंडल होते हैं वो बेकलाइट के ही बनाए जाते हैं, ताकि गर्म होने पर वो, जब बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो गर्मी पास ही नहीं करेंगे, तो गर्म होने पर आपका हाथ ना जले। मेलामाइन इज वर्सेटाइल मेटल मटेरियल, सॉरी, मेलामाइन जो होता है बहुत वर्सेटाइल मटेरियल होता है। इट रेजिस्ट फायर, वो आग तो पकड़ लेता है, एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, और लेकिन वो क्या करता है दूसरों के मुकाबले ना ज्यादा हीट को टॉलरेट यानी बर्दाश्त कर सकता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, और इसको हम कहाँ यूज करते हैं कि फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। किचन वेयर, भाई किचन का सामान तो ऐसे ही मटेरियल का बना होना चाहिए, क्योंकि किचन में मोस्टली आप आग का ही काम करते हैं, कभी अगर गलती से आग लग भी जाए तो जल्दी से आपके घर में कोई हार्म ना हो। फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, ऐसे फैब्रिक जो फायर कैच नहीं करते, ऐसा नहीं है कि वो जलेगा नहीं, बट जलेगा, बट लेकिन लेट जलेगा। शोज द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब 3.8 फिगर में हम देखते हैं अलग अलग यूजेस की, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैसे होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स कैसे होते हैं। ये रहा आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग, ये फिक्स है तो फिक्स है, ये टूट जाएंगे दोबारा नहीं बन सकते अभी। नीचे है थर्मोप्लास्टिक, ये पिघल के फिर दोबारा वैसे ही बन जाएंगे। तो आप इन दोनों आर्टिकल्स को देखिए कैसे, और अपने यहाँ एग्जाम्पल रखिए। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, जो प्लास्टिक होते हैं वो कौन से मटेरियल के बने होते हैं उसकी चॉइस कैसी होती है। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा, अगर हम खाना रखने के बारे में सोचें, पानी, दूध, अचार और भी कोई चीज रखने के लिए सोचे तो हम प्लास्टिक में ही रखते हैं। प्लास्टिक कंटेनर सी मोस्ट कन्वीनियंट, प्लास्टिक कंटेनर एक तो वाटर टाइट होते हैं, एयर टाइट भी होते हैं, तो दिस इज, इसलिए हम क्या करते हैं उसी के अंदर रखते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, एक तो वो हल्के होते हैं, लोअर प्राइस सस्ते होते हैं, गुड स्ट्रेंथ अच्छे मजबूत होते हैं, एंड इजीली हैंडलिंग, और आराम से उसे आप इधर से उधर ले जा सकते हो। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू द मेटल, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, लाइट होने की वजह से मेटल्स जो होते हैं ना प्लास्टिक वाले, वो कार में, बाइक में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में लगाए जाते हैं ताकि वो ज्यादा तेज स्पीड पकड़ सकें। The list is endless if we start counting articles like slipper, furniture, decoration piece, etc. अगर आप लिस्ट बनाना शुरू कर जाओ तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऐसे मटेरियल्स की बनी होती है, यानी प्लास्टिक्स की बनी होती है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। अब देखते हैं प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, हेडिंग है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, तो पढ़ते हैं कि नॉन रिएक्टिव किस चीज को होती है, किससे रिएक्शन नहीं करती है। यू नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड, आप जानते हो कि लोहा जो होता है वो क्या करता है, जंग खा जाता है। व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, जैसे ही आप उसे मॉइस्चर में या एयर में छोड़ते हो उसमें जंग लग जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, तो प्लास्टिक तो जो है जी वाटर और एयर के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, तो प्लास्टिक कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा यूज हो गया। दे आर नॉट कोरोड, ना तो उस पर जंग लगेगा। दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, इसलिए हम केमिकल्स वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो रखते हैं वो, या दवाइयाँ भी जो आजकल की हैं प्लास्टिक कंटेनर्स में रखी जाती हैं। प्लास्टिक इज लाइट, प्लास्टिक हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, ड्यूरेबल ज्यादा टाइम तक चलने वाला है।
टॉक टू योर पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स। अगर आप अपने पिताजी से यानी माँ बाप से या दादा दादी से नाना नानी से पूछोगे कि कितनी आपने कैसी कैसी तरीके की बाल्टी देखी है, तो वो बताएंगे कि हम तो जी लोहे की बाल्टी में नहाते थे या स्टील की। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। लेकिन आज आप किस तरीके की बाल्टी और मग्स यानी मग्गे वगैरह इस्तेमाल करते हो। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर को यूज करने के क्या एडवांटेजेस है। एक एडवांटेज तो हमने ऊपर ही बता दिया, सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, क्योंकि प्लास्टिक हल्की होती है। वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग मजबूत होती है। ड्यूरेबल ज्यादा टाइम तक चलती है। कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइजेस, और अलग अलग बड़े खूबसूरत डिजाइन में मिल जाती है जो कि लोहे में नहीं मिलेगी। और लोहा महंगा भी होता है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक। इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। ये अलग अलग पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन अदर मेटल्स। प्लास्टिक बाकी मेटल्स के मुकाबले बहुत सस्ती होती है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इनको इंडस्ट्री यानी फैक्ट्रीज वगैरह में या घर के इस्तेमाल में यूज करा जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक। आप लिस्ट बनाइए अलग अलग तरीके के प्लास्टिक की कंटेनर्स की, दैट यू यूज इन डेली लाइफ, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। अगली जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी किस चीज के पुअर कंडक्टर होते हैं वो देखते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से एब्जॉर्ब यानी जल्दी से नहीं पकड़ते। That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made up of plastic. तो इसलिए जो बिजली के तार होते हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, और जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं या जो पेचकस जिसे बोला जाता है उसका हैंडल भी प्लास्टिक का बनाते हैं ताकि किसी को करंट ना लगे। या रबड़ ग्लव्स भी देखोगे आपने, जो लाइट्समैन वगैरह होते हैं वो रबड़ ग्लव्स पहन के काम करते हैं ताकि करंट ना लगे। एज मेंशन्ड अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन, और जैसा ऊपर बताया कि फ्राइंग पैन के जो हैंडल्स वगैरह होते हैं आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक, वो भी सारे के सारे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। अब ये फैक्ट बहुत कमाल का है जो नीचे लिखा हुआ है। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक्स जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री यानी हॉस्पिटल्स में भी बहुत यूज हो सकता है। अगर आप कभी हॉस्पिटल जाएंगे तो आप देखेंगे इंजेक्शन जो होता है वो प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है। जो कैन्यूला एक चीज होती है, कभी आप बीमार हो जाते हैं तो जो बॉटल चढ़ती है ना वो भी सब प्लास्टिक की बनी हुई थी। Some example of their use are packaging of tablets, threads, use of stitching wounds, syringes, doctor gloves, and a number of medical instrument। यानी मैंने कुछ चीजें बताई हैं और कुछ चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इतनी सारी टाँके वगैरह भी जो है आजकल प्लास्टिक के ही लगते हैं ताकि वो जल्दी से रिएक्शन ना करे। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव। अब आपके घर में अगर माइक्रोवेव है तो आप देखोगे कि उसके अंदर एक अलग तरीके की प्लास्टिक लगाई जाती है। ओवन फॉर कुकिंग फूड, खाना वगैरह बनाने के लिए जब आप उसके अंदर रखते। In microwave ovens, the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel। अब ये इतनी मतलब एक जादू की तरह है कि हीट जो है खाना तो पका देते हैं लेकिन उस प्लास्टिक को कोई भी इफेक्ट नहीं देती। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की प्लास्टिक को उन्होंने रख के टेस्ट करके फिर बनाया होगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी प्लास्टिक का बर्तन रख दोगे तो वो काम कर जाएगा, नहीं, वो पिघल जाएगा, वो जल जाएगा। Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. It is used for non-stick coating cookware। अब अगर आपके घर में आप लोग नॉन स्टिक चीजें यूज करते हो, जैसे आपको कोई तेल वाली सब्जी बनानी, अब अगर आप तेल वाली सब्जी बनाओगे ना तो होगा क्या, आपको उसको बहुत ज्यादा तेल उसके अंदर भरना पड़ेगा ताकि वो नीचे जले ना, चिपके ना। लेकिन जो टेफलॉन के बर्तन है उसमें आपको बहुत थोड़ा सा तेल डालोगे और वो चिपकेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी नॉन स्टिक ही है, उसका नाम ही नॉन स्टिक यानी ना चिपकने वाला है। जैसे अंडा वगैरह बनाते हैं या और भी कोई पनीर वगैरह वाला प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो चिपकेगा ही नहीं क्योंकि वो नॉन स्टिक है। तो टेफलॉन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कौन से प्लास्टिक का, नॉन स्टिक प्लास्टिक का। और कुकवेयर्स वगैरह ज्यादातर माइक्रोवेव्स वगैरह जो बनाए जाते हैं वो किस तरीके के बनाए जाते हैं, वो स्पेशल प्लास्टिक होती है उस तरीके के बनाए जाते हैं। तो ये सब चीजें डूडियोनो में हमने देखा। उसके नीचे एक टेबल दी हुई है। ठीक है। अच्छा हमें सॉरी इधर जाना था, इधर आ जाते हैं। फायर प्रूफ प्लास्टिक, फायर प्रूफ प्लास्टिक किस लिए यूज होती है, जैसा भी हम ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑल दो सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजिली, सिंथेटिक फाइबर आराम से आग पकड़ लेती है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन,
लेकिन अगर फायरमैन है, कोई जो आग बुझाने वाले हैं, उनको अगर हम इस तरीके की प्लास्टिक पहना देंगे कि भैया आप ये पहन के चले जाओ और इसमें तो आग लग जाती है, तो वो तो खुद ही जल जाएंगे। तो इसलिए हम उनको क्या करते हैं, फायर प्रूफ प्लास्टिक वाले कपड़े बना के देते हैं ताकि जल्दी से वो आग ना पकड़े। ऑफ फायरमैन हैविंग कोटिंग अ मेलामाइन प्लास्टिक, तो ये इसका एग्जांपल है। मेलामाइन प्लास्टिक कौन सी होती है, जिसको फ्लेम रेसिस्टेंट बोला जाता है या फायर प्रूफ प्लास्टिक बोला जाता है। ये भी आपके बुक में एक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो हमने किस तरह अलग अलग तरीके के फाइबर्स पढ़ लिए, रेयन, नायलॉन, ओके, टेफलॉन पढ़ लिया है, और ये आपको मेलामाइन पढ़ लिया है, बेकलाइट पढ़ लिया है। ये सारे के सारे आपको लिखते हुए चलने हैं ताकि आपको याद रहे बाद में। प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट, अब प्लास्टिक जो है ना वो हमारे एनवायरमेंट के लिए कैसी है वो भी पता होना चाहिए। When we go to the market, we usually think is wrapped in the plastic or packed in polythene bag. जब भी हम सामान लेने जाते हैं मार्केट में, ज्यादातर चीजें आपको प्लास्टिक बैग में रैप हुई भी मिलती हैं। तो ऐसा क्यों है, मतलब आप प्लास्टिक में ही क्यों, या जो चिप्स वगैरह पैकेट है वो प्लास्टिक में ही क्यों पैक होते हैं? दैट इज द रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग accumulated इन आवर होम। और हमारे घर में से ही बहुत ज्यादा प्लास्टिक का वेस्ट निकलता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। डिस्पोजेबल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। लेकिन सर आप डिस्पोज नहीं कर सकते प्लास्टिक को, जलाओगे तो एयर पॉल्यूशन, नदी नाले में रह गया तो पानी को जाम करेगा, और मिट्टी में डाल दोगे तो प्लास्टिक गलता भी नहीं है बहुत बहुत सालों तक। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो मिट्टी को भी अफेक्ट करता है, वो एनवायरनमेंट को किसी न किसी तरीके से अफेक्ट कर ही रहा है। A material which get decomposed through natural process, such action by bacteria, जो मटेरियल आराम से डिकम्पोज हो जाए, यानी एनवायरनमेंट में मिट्टी में आराम से मिल जाए बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की मदद से, ठीक है, जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह लगे होते हैं ना, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, राइजोम जो होता है बैक्टीरिया होता है जिसे फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है। अगर आपने वो फर्स्ट चैप्टर वाली वीडियो देखी तो आप उसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, नेचुरल प्रोसेस की वजह से कुछ मटेरियल्स को डिकम्पोज कर देते हैं। उन्हीं को बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल। क्या बोला जाता है उन्हें? बायोडिग्रेडेबल, यानी जो इजीली डिकम्पोज हो जाएं। अ मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज, जो मटेरियल इजीली डिकम्पोज नहीं होता बाय नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। तो नीचे टेबल कुछ इसी तरीके की दी हुई है, लिखा हुआ है पील ऑफ वेजिटेबल, यानी वेजिटेबल और फ्रूट के जो छिलके होते हैं वो 1 से 2 हफ्ते में गल जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल है। पेपर भी आराम से गल जाता है क्योंकि पेड़ से बना हुआ होता है, 10 से 30 दिन में, बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लोथ 2 से 5 महीने में, वुड 10 से 15 साल में, वूलन क्लोथ 1 साल में, टिन, एल्युमिनियम, अदर मेटल कैंस 500 सालों में जाके गलता है, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। प्लास्टिक बैग्स को तो सेवरल ईयर्स लिख दिया, पता नहीं 1000 साल ले जाए 2000 साल ले जाए, उसको भी नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में रखा गया है। तो हम लोगों को इन सारे मटेरियल्स का ना कम इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 8 पर है हम। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, अगर प्लास्टिक को इतने साल लगते हैं डिकम्पोज होने में, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो ये हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये क्या करेगा, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन करेगा, कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में क्या करता है, ये पॉल्यूशन करेगा। बिसाइड, लेकिन इसके बाद भी, द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड डज नॉट गेट इजीली कंप्लीटली बर्न। अगर आप इसे जलाना चाहो कि चलो जला के हम प्लास्टिक को खत्म कर देते, तो वो कंप्लीटली जलता भी तो नहीं है, पूरा जलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हार्म पहुंचा रहा है नेचर को। फिर दोबारा इन द प्रोसेस, जब आप उसे जलाओगे ना, इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स, उसके अंदर से ना बड़ी खतरनाक पॉइजनस जहरीली गैस से निकलती है, इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। एक तो एयर पोल्यूशन कर रही है, और अगर आप उसको डायरेक्टली इनहेल कर रहे हो, आप डायरेक्टली उसको सूंघ रहे हो, यानी ले रहे हो, वहीं जला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में बीमारियां भी हो सकती हैं। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, अब अगर ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन भी निकाला होगा साइंटिस्ट ने। हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज, आपने ऐसी जगह देखी होगी गार्बेज डंप, जहाँ पे गार्बेज इकट्ठा करते हैं
और जहाँ एनिमल्स क्या करते हैं, उस कूड़े को खा जाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट, जो वो फूड वेस्ट खाते हैं, दे swallow some materials like polythene bags and wrapper of food। कभी कभार क्या होता है, हम उस कूड़े के साथ ना पॉलीथीन या खाने के रैपर वगैरह भी डाल देते हैं और वो जानवर बेचारे उसको खा जाते हैं। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस? क्या आपको पता है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या रिजल्ट आएगा इसका? द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द एनिमल्स। प्लास्टिक जो है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाम कर देता है और फॉर्म्स इन अ लाइनिंग इन देयर स्टमक कैन बी कॉज टू देयर डेथ। और कभी कभार इन प्लास्टिक मटेरियल को खा लेने के बाद कई सारे जानवरों की मौत हो जाती है। तो हमें प्लास्टिक वाले मटेरियल कभी भी खाने वाले मटेरियल के साथ नहीं फेंकने चाहिए। The poly bags carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains too। अब लोग क्या करते हैं, इधर उधर प्लास्टिक के बैग या पॉलीथीन वगैरह फेंक देते हैं, जिसकी वजह से नालियां जाम हो जाती हैं। इसीलिए जब कभी बारिश होती है, ठीक है आपने नाली में प्लास्टिक नहीं फेंकी, लेकिन अगर आपने रोड पे भी फेंकी है ना, तो बारिश होने से वो प्लास्टिक जो है बहकर नाली में चली जाएगी और वो जाम कर देगी, जिसकी वजह से पानी नहीं निकलेगा। Sometimes we are very careless and throw the wrapper of chips, biscuit and other eatables on the roads। हम लोग बहुत लापरवाही करते हैं कि हम लोग कहीं भी चिप्स वगैरह के रैपर या बिस्किट के रैपर ऐसे ही फेंक देते हैं रोड के ऊपर, पार्क के ऊपर, पिकनिक जाते हैं तो वहां पे कुछ भी खाया और ऐसे ही फेंक दिया। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो? हम कभी सोचते ही नहीं है कि इसको ऐसे फेंकने से कितना नुकसान हो रहा है, एनवायरमेंट को भी और हमें खुद को भी नुकसान हो रहा है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर आप जिम्मेदार नागरिक हो, व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक? आप कौन कौन से स्टेप बताओगे लोगों को, या खुद भी कौन कौन से स्टेप फॉलो करोगे ताकि आपका एनवायरनमेंट खराब ना हो? अगर हम लोग ही शुरुआत करेंगे ना, तो हम दूसरों को भी रोक सकते हैं कि सर आप भी ऐसे मत कीजिए। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। कोशिश कीजिए कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन जूट व्हेन यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग। कोशिश करो आप कॉटन या जूट का बैग लेके जाओ जब आप शॉपिंग करने जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम तो खाली हाथ जाते हैं और प्लास्टिक की पॉलिथीन वाली जो बैग होता है उसके अंदर सामान ले आते हैं। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। बायोडिग्रेडेबल यानी जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था, जो आसानी से गल जाते हैं, और जो आसानी से नहीं गलते, उन दोनों को हमें सेपरेट डस्टबिन में डालना चाहिए। आजकल तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेपरेट डस्टबिन बना भी दिए, लेकिन लोग फिर भी उस चीज का ध्यान नहीं देते। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। अगर आप घर में से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे ना, यानी घर में ही आदत डाल दोगे, तो आपको बाहर भी इस चीज की आदत डली रहेगी। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड द रिड्यूस एंड द यूज ऑफ प्लास्टिक? आप भी कुछ तरीके बताइए कि किस तरीके से हम प्लास्टिक का यूज जो है कम कर सकें। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड द रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक? आप कुछ ऐसे तरीके बताइए जिसकी वजह से हम प्लास्टिक का यूज कम करें। इट इज बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करना ज्यादा अच्छी जो टेक्निक है। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक जो मैंने अभी ऊपर बताया था, जो वापस से रीशेप हो सकते हैं, वापस से दोबारा बनाए जा सकते हैं, उनको आप रिसाइकल कर सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड। आप ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनाइए जिनको आप रिसाइकल कर सकते हैं। However, during the recycling, certain coloring agents are added। कुछ केमिकल्स वगैरह भी ऐड किए जाते हैं रिसाइकल के दौरान, तो वो कौन कौन से होते हैं? दिस लिमिट्स इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। और उसमें फूड को स्टोर मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप केमिकल उसमें रखते हैं और आप गर्म खाना उसके अंदर डालते हैं, तो वो केमिकल थोड़ा थोड़ा उस खाने के अंदर भी जाता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, रिमेंबर द 5 R। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 R क्या होते हैं? 5 मतलब 5 और R मतलब R से कुछ वर्ड शुरू होते हैं। प्रिंसिपल है, पहला रिड्यूस कम करें, रीयूज दोबारा यूज करें, रिसाइकल उसे रिसाइकल करें, दोबारा से बना सकें, रिकवर आप जानते हैं दोबारा से रिकवरी कर सके उसकी, एंड रिफ्यूज और कोशिश करे कि ना ही इस्तेमाल किया जाए तो बढ़िया है। रिफ्यूज मतलब मना करना। डेवलप द हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। ऐसी हैबिट्स को अपने अंदर, आदतों को लाइए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। जैसे डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग इन द वाटर,
बॉडीज और ऑन द रोड, आप रोड पर या नदियों में या जहाँ भी आप आसपास में जो वाटर बॉडीज हैं उनमें प्लास्टिक बैग्स का ना फेंके। टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट बैग वाइल गो फॉर शॉपिंग। कोशिश ये करिए जब शॉपिंग करने जाते हैं तो कॉटन के या जूट के बैग लेके जाइए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक। कोशिश कीजिए कि आप कम से कम इस्तेमाल करें प्लास्टिक का, सच एज, और उसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील लंच बॉक्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक वन। स्टील लंच बॉक्स आप इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए फायदेमंद होगा। और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है मेरे दोस्तों, और इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, ये आप पढ़िए। एक्रेलिक है, आर्टिफिशियल सिल्क है, नायलॉन है, प्लास्टिक है, पॉलिस्टर है, पॉलीमर है, पॉलीथीन, रेयॉन, सिंथेटिक फाइबर, टेरेलाइन, थर्मोप्लास्टिक, टेफलॉन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये सब आपने ऊपर पढ़े, इनकी डिफाइंस इसके सामने लिखिए, तो ये आप नोट डाउन कीजिए। फिर इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर है। एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। सिंथेटिक क्यों कहा जाता है, तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए अगर आपने ऊपर चैप्टर अच्छे से सुना है, पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं तो। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज रेयन अलग होता है सिंथेटिक फाइबर से। क्यों? इसके 3 ऑप्शन है, जो ऑप्शन इसमें सही है आप उसको लगाइए। फिल इन द ब्लैंक्स भरने की कोशिश कीजिए आप। गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल दीजिए कि नायलॉन फाइबर कैसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसका ऊपर एग्जाम्पल भी है और फोटो भी है। एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। क्यों हम प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज करते हैं फूड को स्टोर करने के लिए, क्या रीजन है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोसेट प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है, ये भी ऊपर लिखा हुआ है। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सॉसेस पैन हैंडल्स किसके बने हुए होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग्स किसके बने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वो कौन सा प्लास्टिक होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल। आप इस तरीके के मटेरियल्स लिखिए जो आप रिसाइकल कर सकते हैं और जिनको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, यानी बेसिकली इसको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी बोला जा सकता है। तो उसमें कुछ नीचे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक टॉयज, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग, बॉल पॉइंट पेन, यानी आपका जो बॉल पॉइंट होता है, आप लिखते हो ना पेन से, बॉल पेन जो होता है या जेल पेन जो है, प्लास्टिक बोल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लास्टिक चेयर्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ये सब में से कौन कौन सा रिसाइकल होंगे, कौन कौन सा रिसाइकल नहीं होंगे। राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर। राना जो एक लड़का है वो खरीदना चाहता है शर्ट गर्मियों के लिए। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल। तो वो किस तरीके की शर्ट खरीदे। और जब आप 9th में आएंगे तो इसी से रिलेटेड आपको सेम एक क्वेश्चन मिलेगा, वाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, ठीक है ना। तो अभी जब 9th में आएंगे तब इस बारे में बात करते हैं। एडवाइस राना, गिव योर रीजन। आप सलाह दीजिए राना को कि आपको कॉटन शर्ट खरीदनी चाहिए तो क्यों खरीदनी चाहिए, अगर सिंथेटिक मटेरियल वाली शर्ट खरीदनी चाहिए तो क्यों खरीदनी चाहिए। गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। बताइए प्लास्टिक के ऊपर जंग क्यों नहीं लगता, ये भी इसका भी क्वेश्चन का आंसर ऊपर लिखा हुआ है। शुड द हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ अ टूथ ब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल। क्या ब्रिसल का जो हैंडल होता है, जो टूथ ब्रश के जो दांत होते हैं ना, दांत और उसका जो हैंडल होता है, क्या सेम प्लास्टिक से बने होते हैं, अगर बने होते हैं तो क्यों, और नहीं बने होते तो क्यों नहीं बने होते। अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। कोशिश कीजिए कि कम से कम प्लास्टिक का यूज करें, क्यों कम करें इसके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। नीचे मैच द फॉलोइंग है, आप इसे देख सकते हैं। पॉलिस्टर क्या होता है, टेफ्लॉन क्या होता है, रेयॉन क्या होता है, नायलॉन क्या होता है, इसके सामने इसके ऑप्शंस हैं। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। वो कहते हैं कि अगर सिंथेटिक फाइबर्स का बनना अगर तरीके से बनाया जाए या लिमिटेड क्वांटिटी में बनाया जाए तो कहीं ना कहीं पेड़ों को भी बचाया जाता है। अब ये तो है कि अगर आप सिंथेटिक फाइबर बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कर रहे हो, यानी आप जंगलों को तो बचा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप एनवायरनमेंट को भी खराब कर रहे हो। उसका एक सबसे बड़ा डीमेरिट भी तो यही है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक एक्टिविटी बनाइए, उसमें पूरा लिखिए कि थर्मोसेट प्लास्टिक जो होते हैं या थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। तो इसमें इतना ही, ये शायद आपको इस तरीके का एक्सटेंडेड लर्निंग वाले क्वेश्चन ना आए, फिर भी आप इन्हें देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डिड यू नो में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। नायलॉन अपीयर्स लाइक सिल्क। नाइनोल्स जो नायलॉन होता है वो सिल्क की तरह ही दिखता है। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, ये बहुत मजबूत और फ्लेक्सिबल होता है। दिस एंडियरिंग द क्वालिटीज ऑफ नायलॉन क्रिएटेड इन पब्लिक सेंसेशन ऑन नायलॉन मेनिया व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1939। 1939 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया नायलॉन मेनिया में पब्लिक के सामने कि भैया हमने इस तरीके का एक सिंथेटिक फाइबर बनाया है।
वुमेन्स स्टॉकिंग्स मेड फ्रॉम दिस न्यू फाइबर वर इन ग्रेट डिमांड। जो आजकल वुमेन्स के स्टॉकिंग्स जो बनते हैं ना, जो पहनने की जो चीजें होती है, वो बहुत ज्यादा इसी मटेरियल की बन रही है और बहुत ज्यादा डिमांड में भी है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, मोस्ट ऑफ द नायलॉन प्रोडक्शन हैड टू बी डाइवर्टेड टू मेकिंग पैराशूट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन हुआ ये कि नायलॉन को डाइवर्ट कर दिया गया, ये चीजें बनानी बंद कर दी गई और उन्होंने क्या बनाना शुरू करा, पैराशूट्स बनाने शुरू करे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 टू 1945, आफ्टर द वॉर, और लड़ाई के बाद, व्हेन प्रोडक्शन ऑफ स्टॉकिंग रिज्यूम, जब दोबारा से प्रोडक्शन शुरू हुआ, सप्लाई डिड नॉट मैच द डिमांड। सप्लाई इतनी थी नहीं कि डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत कम थी। देयर वाज अ ह्यूज ब्लैक मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। नायलॉन की सबसे ज्यादा ब्लैक मार्केट हुई थी। वुमेन हैड टू वेट फॉर आवर्स इन क्यूज टू गेट अ पेयर। औरतों को घंटों तक या हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था उस नायलॉन के मटेरियल वाले जो भी स्टॉकिंग्स बनते थे उनको खरीदने के लिए। ऑफन देयर वर नायलॉन राइट्स, और कहीं तो नायलॉन को लेके दंगे भी हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ना कोई इसके ऊपर ध्यान देता है, बट हमने आपको बता दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। पढ़े, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन आंसर्स खुद से अटेम्प्ट करें। नहीं आ रहे हो तब आप कोई दूसरा सोर्स देखें, जो भी आपको गूगल या जो भी आपको मिलता है, उसके बाद आप दूसरा सोर्स देखें। पहले खुद से कोशिश करें कि आप आंसर्स खुद से लिखें। थैंक यू, गुड बाय।